अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील से एक इंतहाई अहम और हसास नौयत के मामले पर बात करते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ा है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक है पाकिस्तान की आवाम से। क्योंकि आज एक माजी के चीफ जस्टिस ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ज़मीर एक मरतबा फिर झंझोड़ने की कोशिश की है। क्या उसमें वो कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरखास्त दायर की गई है, और ये जो दरखास्त है ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के 17 सितंबर के फैसले से लेकर आज तक, यानी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 6 महीने गुजर चुके हैं, उसमें मेरे नजदीक ये मामला सबसे अहम, सबसे हसास नोयत का मामला है। और इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अब तक मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। यानी कि ये मामला जो पाकिस्तान की आवाम से जुड़ा है, बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ा है, जो पाकिस्तान के आइन की फाउंडेशन है, डॉक्ट्राइन है, जो पाकिस्तान के आइन का ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, उससे जुड़ा है। ये मामला गुज़श्ता 11 महीने का मामला है, और फिर बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गुज़श्ता 3 महीने का मामला है। और गुज़श्ता 3 महीने के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हों या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली 3 रुकनी कमेटी है, उसकी जो खामोशी है मेरे नज़दीक वो एक मुजरमाना खामोशी है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला। पाकिस्तान की मौजूदा फौजी स्टैब्लिशमेंट ने 9 और 10 मई के वाकयात के बाद यह फैसला किया कि इसमें मुलविस जो मुल्जमान हैं उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में किया जाएगा। ना तो आईने पाकिस्तान उसको इजाजत देता है, ना तो कानून उसकी इजाजत देता है। मगर फिर हमने देखा कि पाकिस्तान है, क्या कीजिए, यहां पर गुज़श्ता पीडीएम की हुकूमत ने भी करारदादें पेश की, फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी फैसला हुआ, वफाकी काबीना ने भी उस फैसले की तौसीक की, और फिर हमने देखा कि हमारी जो सिविल फौजदारी अदालतें हैं उन्होंने मुंह उठा के 104 जो मुल्जमान थे उन्हें फौजी अदालतों को दे दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। बिल आखिर आज के रोज ये सारी दास्तान जो है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, मगर आज के रोज जवाद एस ख्वाजा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक अर्ली हियरिंग यानी एक जल्द दरखास्त की मुतफरक समात, जो समात है उसकी मुतफरक दरखास्त दायर की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इस मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर ही नहीं कर रही थी। बिल आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर आज के दिन के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसमें मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने जो गुज़श्ता 6 महीने की जो लेगेसी है उसमें जो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक बकौल उनके जो कारनामे सरंजाम दिए हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान की आवाम को हम ये देखते हैं कि जब भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई वीडियो करते हैं तो लोग बड़े मायूस नजर आते हैं। मगर मेरे नजदीक ये मामला इंतहाई अहम नोयत का है, क्योंकि अब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसले दिए हैं बजाहिर उनके मुताबिक वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं। मगर ये केस समात के लिए क्यों मुकर्रर नहीं कर रहे? क्योंकि अगर ये केस समात के लिए मुकर्रर किया गया तो फिर जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है वो फैसला फिर एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के बगैर होगा, वो फैसला एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ होगा। तो ये सारा मामला क्या है, आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन बात कर लेते हैं। जनाब, आपको याद होगा 9 और 10 मई के मुल्जमान सानियात हुए मुल्क भर में, जो कि काबिल मुजम्मत हैं। कोई जी शऊर इंसान उन सानियात की, उन वाकयात की मुजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। रियासती इदारों पर हमले किए गए, मगर उसके ऊपर जहां एक तरफ मजम्मत की जा रही है वहीं पर फेयरनेस का तकाजा है कि उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवा ली जाए। यानी जिस सियासी जमात के ऊपर यह सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है वो मुताद्दिद मौकों पर, मुताद्दिद फोरम्स पर रजू भी कर चुकी और ये मुतालबा भी दोहरा चुकी कि जनाब फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करा ली जाए, जुडिशियल इंक्वायरी करा ली जाए, और अगर उनके लोग मुलविस हैं तो फिर जो कानून के मुताबिक सजा है वो दी जानी चाहिए। अब यहां पर मामला यह है कि 23 अक्टूबर को इस मामले के ऊपर मैंने मुतादिद मरतबा वीडियोस भी की और उसके ऊपर बहुत लिखा भी, और आपने भी उस हवाले से देखा होगा, आप जानते भी होंगे। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया। जस्टिस इजाजुल अहसन की सरबराही में एक फैसला हुआ, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है उसे कलअदम करार दे दिया। और ना सिर्फ कलअदम करार दिया बल्कि जो आर्मी एक्ट की वो सेक्शंस थी जिनके तहत इन फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाता था उसको भी कलअदम करार दिया। फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थोक के हिसाब से, यानी निगरान हुकूमतें थी वो, जो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर ये बात साबित हो चुकी है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की आलाकार थी। एक बात तो होती है कि आप हवा में उड़ा के कोई बात कर देते हैं, मगर इस तरह के अगर इवेंट्स आपके सामने रखे जाएं तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस बात को कहने पर बड़े मजबूत हैं कि जितनी भी निगरान हुकूमतें थी वो मौजूदा फौजी एस्टैब्लिशमेंट की आलाकार थी। तो उन्होंने थोक के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। इंट्रा कोर्ट अपील में जनाब एक बेंच बनता है और वो एक मुतनाज़ा बेंच होता है। इसी बेंच के
मामले पर ही चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील के ऊपर सवालात उठते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब मुतादिद केसेस में, जिसमें फैजाबाद धरना नजरसानी केस हो, बैरिया टाउन अमल दरामद केस हो, उसमें बैठकर ये ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं कि माजी में सुप्रीम कोर्ट कहीं और से चलती थी, माजी में सुप्रीम कोर्ट कोई और चलाता था। यानी माजी के चीफ जस्टिस को उन्होंने चार्जशीट किया कि वो एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार थे, और वो कहते थे कि जब से मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला है तो शफाफियत और जमहूरियत आ गई है, अब चीजें फेयरनेस के तहत चलेंगी। फिर हमने देखा कि फौजी अदालतों के मामले पर जो बेंच बना उस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने बड़े शदीद इतराजात किए थे। उन्होंने चीफ जस्टिस को एक 11 दिसंबर 2023 को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सामने 3 रुकनी कमेटी में 7 जजेस के ऊपर एक बेंच बना था, मगर बेंच 6 जजेस के ऊपर है, और जो मेरे सामने तय हुए थे जजेस वो भी उस बेंच में शामिल नहीं है। यानी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने आज तक उस इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने देखा कि 13 दिसंबर को समाप्त हुई, 13 दिसंबर 2023 को रिटायर होने वाले जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे, उन्होंने फौजी अदालतों को सिविलियंस का ट्रायल करने की इजाजत दे दी, और जो रिलीफ नहीं मांगा गया था निगरान हुकूमतों की जानिब से वो भी दे दिया गया, और आर्मी एक्ट की सेक्शंस को भी बहाल कर दिया गया। 5-1 की अक्सरियत से यह फैसला आया। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने इस फैसले से खिलाफ किया था बहरहाल उस वक्त। और फिर हमने देखा कि उसी रोज उनके ऊपर इतराज उठा कि वो बेंच पे ना बैठे। उन्होंने कहा कि वो बेंच में बैठेंगे, वो नहीं उठ रहे, जो करना है आपने कर लें, और साथ ये भी कहा कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक हमें कहां लेकर जाएंगे। फिर अगली समाअत होती है 29 जनवरी को। 29 जनवरी की समाअत में जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब खुद को बेंच से अलग कर लेते। जब वो बेंच से अलग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच जो टूट चुका उसका फैसला बरकरार रहता है। और इस वक्त शुनीद ये है, बड़ी इतलात ये है, मुसद्दका इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी ये केस जेर समाअत है, मगर फौजी अदालतों ने सिविलियंस का ट्रायल ही कर लिया, और अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहा। यानी दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गई, फरवरी गुजर गई, मार्च का महीना गुजरने वाला है, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं कर रहे। फिर आज के रोज ये दरखास्त दायर हुई है। अच्छा, इस दरखास्त में ना कुछ अहम बातें हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने एक तो दरखास्त में इस्तदा की है कि जो 25 मार्च से अगला अदालती हफ्ता शुरू होने वाला है उसमें इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो दूसरा उन्होंने कहा उसमें इस मामले में 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। अब ये जो 9 रुकनी बेंच बनाने की बात है, अगर ये 9 रुकनी बेंच बनता है तो इसकी साख्त क्या होगी और उसके मुताबिक फिर फैसला क्या होगा, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा वो खुद को इस बेंच से दूर रखते हैं, उन्होंने हमेशा ही खुद को इस बेंच से बड़ा दूर रखा है, पता नहीं क्या मामला है। हाँ, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि एक मरतबा उनका मैं कोई नोट पढ़ रहा था जो इन्होंने फौजी अदालतों के ही मामले पर लिखा था, बल्कि वो दूर रखते नहीं, उन्होंने खुद को बेंच से ही अलग कर लिया था जब साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की अदालत में उन्हें बेंच में शामिल किया गया था। और उस नोट में उन्होंने लिखा था कि वो हर उस मुकदमे की समाअत करते हैं जिसमें उनका जाती कोई इंटरेस्ट है वो मुलविस ना हो। और उन्होंने ये भी लिखा था कि वो उस मुकदमे की समाअत नहीं करते जिसमें उनके दोस्तों का मामला मुलविस हो। तो बहरहाल अब एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट का इसमें इंटरेस्ट है, और जिस हद तक इंटरेस्ट है वो आपके सामने है। तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब अपने नोट में भी लिख चुके, तो वो भी बेंच में नहीं बैठेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ऑलरेडी इसके ऊपर फैसला दे चुके हैं, जिन्होंने इसको कलअदम करार दिया था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी शामिल थी, जो जस्टिस या अफरीदी साहब हैं वो भी इसमें शामिल थे, वो भी नहीं बैठ सकते। अच्छा, उसमें एक और दिलचस्प बात वो ये कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर इतराज किया गया कि वो जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, लिहाजा वो भी बेंच में नहीं बैठेंगे। जो दीगर जजेस बैठते हैं सीनियरिटी में, अगर मैं देखूं जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में अगर ये बेंच 9 रुकनी बना तो बनेगा, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की मंशा के खिलाफ आज तक नहीं गए किसी भी फैसले में। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सवालात तो उठाते हैं, कुछ नोट्स भी लिख देते हैं, कुछ सच्ची बातें भी कर देते हैं, एंड ऑफ द डे जाकर मिलते हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की जो मंशा होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अगेन ये भी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की मंशा के खिलाफ आज तक इन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक जो फैसला, बल्ले का निशान जो छीना गया उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब भी शामिल थे। अच्छा, उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं, यहाँ पर बड़ा मुश्किल होगा उन हर सर्कल्स के लिए कि वो अपनी मंशा के मुताबिक फैसले ले सकें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, ये भी एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के साथ जाते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मुसर्रत इलाली ऑलरेडी उन्होंने जो स्टे दिया गया था, फौजी अदालतों को इजाज़त दी गई थी, उसकी मुखालफत की थी। जस्टिस अरफान सादत हैं, वो ऑलरेडी इजाज़त दे चुके हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अगवान है। तो ये वो सारा बेंच है। मगर आप यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर दिलचस्प वो ये पैदा होता है कि अगर मामला इतना ही सादा था तो जजेस तो थे, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को मेजॉरिटी तो थी, एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक फैसला भी कर देते। मगर यहाँ पर बड़ी मुश्किल पेश आती है। उस मुश्किल की वजह क्या है, और फिर मैं आपको बताऊं कि जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था वो कितना जबरदस्त था, और जिसमें मैं आपको कहता हूं
कि अगर मेरे बस में हो या मैं कोई कैटेगरी बनाऊं पाकिस्तान की 75 साल अदालती तारीख की, तो जस्टिस इजाजुल एहसन का फौजी अदालतों वाला 23 अक्टूबर का जो फैसला है वो शायद मैं पहले 5 बड़े और अहम और जबरदस्त फैसलों में उसका शुमार करूं। और फिर जो 13 दिसंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में इंट्रा कोर्ट अपील वाला फैसला है, वो शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और बदतरीन फैसला होगा। उसकी बुनियादी वजह है फौजी अदालतों में ट्रायल कैसे हो सकता है। ये कितना बड़ा रियासत के साथ जुल्म है, ये कितना बड़ा आईने पाकिस्तान के साथ जुल्म है कि माजी में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब 2015 में जब दहशत गर्दों को डील करने के लिए फौजी अदालतें बनाई गई थी, और वो भी आईनी तरमीम के जरिए बनाई गई थी, यानी पार्लियामान ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी जिसे 21वीं आईनी तरमीम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो तरमीम चैलेंज हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो उस वक्त सिर्फ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो तरामीम कालअदम करार दी। उन्होंने कहा कि हर वो मामला जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में आएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी किया गया हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे उड़ा सकती है। और फैसले में लिखा कि दहशत गर्दों को भी पाकिस्तान की फौजदारी अदालतों में ट्रायल की इजाजत दी जाए, फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, सिविलियन अदालतों में ट्रायल होगा। मगर 2015 गुजरा, 2023 आया और 2024 आया, मुफादात तब्दील हुए और उसके बाद अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। और दूसरी ओर इसमें अहम बात ये कि जनाब पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के आइन की जो बुनियाद है, जो असास है, जो फाउंडेशन है, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। यानी पाकिस्तान का जो निजाम है, उसका जो बुनियादी ढांचा है, वो 3 चीजों के ऊपर है, जिसमें पहला है लेजिस्लेचर यानी पार्लियामान, यानी मुकन्नना यानी कानून साज जो हमारा आइन और कानून बनाते हैं। दूसरा है जुडिशरी जो उस कानून को इंटरप्रेट करती है, और तीसरा है एग्जेक्टिव जो उस कानून के ऊपर अमल दरामद कराती है। और यहां पर जुडिशरी की आइन के आर्टिकल 175 में अलग से तारीफ है कि आइन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो क्या होगी, पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो क्या होंगी। फौजी अदालतें पाकिस्तान की अदालतों में नहीं आती, ना तो आइन में कहीं लिखा है ना कोई कानून में लिखा है। आर्मी एक्ट है, आर्मी एक्ट मार्शल लॉ के दौर में आया था, माजी में अयूब के दौर में आर्मी एक्ट लाया गया था, और उसका भी जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो फोर्सेस हैं उनका जो डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर कोई फोर्सेस के अंदर से गद्दारी करता है, अगर कोई फोर्सेस के अंदर से रियासत को नुकसान पहुंचाता है, तो उनका ट्रायल इधर होगा। मगर यहां पर हमारे इदारों की मंशा के मुताबिक कि मौजूदा फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान की जुडिशरी भी मुकम्मल तौर पर खामोश रही और पाकिस्तान की पार्लियामान ने भी, पीडीएम ने भी भरपूर साथ दिया। ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, ना कोई कानून है। आइन के आर्टिकल 175 की वायलेशन हो रही है, 75 की वायलेशन हो रही है क्योंकि वहां पर बाकायदा तौर पर अदालतों की तारीफ लिखी गई है जिसमें फौजी अदालतें नहीं आती। बुनियादी डॉक्ट्राइन जो सेपरेशन ऑफ पावर का है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का है, अख्तियारात की तकसीम का है, उसकी वायलेशन हो रही है। यानी आईन पाकिस्तान कहता है कि लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी के इख्तियारात में इंटरफेयर नहीं करेगी, जुडिशरी लेजिस्लेचर के इख्तियारात में इंटरफेयर नहीं करेगी, और ये दोनों मिलकर एग्जेक्टिव के इख्तियारात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एग्जेक्टिव मिलकर जुडिशरी और पार्लियामेंट के इख्तियारात में इंटरफेयर नहीं करेगी। मगर हमने देखा कि एग्जेक्टिव में पाकिस्तान की फौज वो एक इदारा है, एग्जेक्टिव है, वो मिलकर सारों के इख्तियारात को इनक्रोच कर रहा है। पार्लियामान भी खुशी खुशी उस तरफ जा रही है और पाकिस्तान की जो अदलिया है वो भी उस पर खाबे खरगोश के मजे ले रही है। तो जब ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर होगा, तो फिर जब ये फैसला दिया जाएगा तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग होगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से शायद अभी तक ये केस नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि मैंने माजी में मुतादिद वीडियोस की, मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट के मुफाद से जुड़े जिन 3 केसेस की मैंने कहानी आपके सामने रखी थी, गुज़श्ता 6 महीने की उनकी लेगेसी है। सियासी मामलात के केसेस को छोड़ दीजिए, इंतखाबात को छोड़ दीजिए, जो उन्होंने निगरान हुकूमत और उस वक्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नवंबर दिसंबर में ये फैसला किया था कि गैर कानूनी अफगान महाजरीन को बाहर भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पड़ा है, लोगों को बाहर भेज भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पड़ा है, नहीं सुना गया, क्योंकि बराह रास्त मुफाद जुड़ा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फौजी अदालतों का मुफाद बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के साथ जुड़ा था, हशर आपके सामने है। और तीसरा जो अहम मामला था वो लापता अफराद से मुतल्लिक था, और उस पर भी कोई अहम और ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई। तो बहरहाल आज के रोज़ ये दरख्वास्त दायर की गई। अब देखना है कि ये 25 मार्च से होने वाले अदालती हफ्ते में शुरू होती है या नहीं होती, और अगर इस केस की समाअत मुकर्रर की जाती है तो क्या
13 अक्टूबर का एक और स्याह तरीन फैसला आएगा, माजरत के साथ 13 दिसंबर 2023 का जस्टिस सरदार तारिक मसूद जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और स्याह तरीन फैसला आएगा, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बनने वाले जो उसका मकबरा है उसमें दफना दिया जाएगा। या फिर 23 अक्टूबर 2023 जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो शानदार फैसला, जो आइन और कानून की फतह हुई थी, जिसमें जमहूरियत की फतह हुई थी, जमहूर की फतह हुई थी, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक की फतह हुई थी, सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जाएगी। तो सूरत हाल अब इस हवाले से बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक ले मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।